हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं, हम ईसीजी में आगे बढ़ते हैं। पहले हमने लीड्स पढ़ा कि ईसीजी से नापी जाएगी ना, हमने लीड देखी थी बहुत सारी, ठीक है। तो उसमें से हम अभी डिस्कस करेंगे, एक लीड का इस्तेमाल करेंगे और आपको कुछ ऐसा PQRS T कुछ ऐसी वेव बनेंगी, ठीक है। किस लीड का इस्तेमाल करके? एक लीड इस्तेमाल करेंगे। कौन सी लीड इस्तेमाल करेंगे ये बताऊंगा। हमने बहुत सारी पढ़ी थी ना, बताओ यहाँ पे। ये देखो, मैंने क्लासिफिकेशन लिखा था। एक सेकंड, हाँ ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। ये तो आपकी चेस्ट लीड हो गई, ठीक है। इससे पहले ये वाली लीड हो गई, लीड 1, लीड 2, लीड 3, ठीक है। बाइपोलर लिम्ब लीड्स, तो ये सब डिस्कस करा था। बहुत सारी लीड्स देखी थी, उनमें से हम एक लीड का इस्तेमाल करेंगे और जो हम ईसीजी हम देखते हैं PQRST वाली वेव जो होती है, वो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। चलो ढंग से पढ़ेंगे। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे ना कैमरा नहीं आएगा, मतलब मेरा फेस, क्योंकि मैं घर पे आया हुआ हूँ और मैं यार वो सेटअप नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब जिसमें मेरा फेस भी आया उस तरीके से। रूम पे हो जाता था हॉस्टल पे आराम से, बट यहाँ पे चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। और मुझे पढ़ाना भी है, तो बिना मतलब उसको, या तो ऑप्शन ये है कि 20 दिन बाद पढ़ाऊँ, जो कि बिल्कुल अच्छा ऑप्शन नहीं है। इससे अच्छा हम जैसे पहले पढ़ते थे कुछ समय के लिए वैसा पढ़ते हैं, बाद में हम वैसा कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी यार आवाज़ साफ़ आ रही है मेरी, और पढ़ तो रहे हैं, ठीक है। चलो, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं, जब ईसीजी आप देखते हो एक पेपर पे आती है, उसमें बहुत सारे मल्टीपल स्क्वायर्स बने होते हैं। तो उन मल्टीपल स्क्वायर्स को थोड़ा समझते हैं कि वो क्या डिनोट कर रहे हैं, क्या बस सिंपल स्क्वायर हैं या कुछ और ही बताते हैं वो, ठीक है। तो अगर आप देखो, इसमें बहुत मल्टीपल स्क्वायर्स होते हैं, दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। अगर आप एक स्क्वायर उठा लो इनमें से, है ना, एक स्क्वायर मैंने उठाया और इसको समझते हैं, ठीक है। तो एक स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है? 5 mm, यहाँ पे भी 5 mm, ठीक है। और उस एक बड़े स्क्वायर के अंदर छोटे छोटे 25 स्क्वायर भी हैं। तो एक छोटे स्क्वायर कितना हुआ? 1 mm। सिंपल सी मैथ है यार ये तो, है ना। ये कितना हुआ? 5, तो इसके 5 हिस्से करें तो कितना होगा? 1 mm का हर कोई हो जाएगा एक एक, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात हो गई ये तो अब ये हमने आता है कि एक लार्ज स्क्वायर, है ना, एक क्या होगा? लार्ज स्क्वायर होगा, और उसके अंदर स्मॉल स्क्वायर्स होंगे, है ना, स्मॉल स्क्वायर होंगे। लार्ज स्क्वायर जो होगा वो होगा 5 mm का, उसकी साइड होगी, और इसकी स्मॉल स्क्वायर की 1 mm की होगी, ठीक है। समझ हमको आ रहा है ये। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ दिख रही हैं, क्या? एक दिखती है आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वाली एक्सिस देखो गाइस, ये वाली एक्सिस, और एक दिख रही है आपको वर्टिकल एक्सिस, ये वाली एक्सिस। तो क्या सिर्फ एक लाइन है या कुछ दिखा भी रही है? नहीं, ये कुछ दिखा भी रही है। क्या? जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो आपका टाइम दिखाती है। आप देखोगे कि यार आपकी जो ये वाली वेव होगी, आप देखोगे P वेव, है ना, फिर आगे चल के QRS वेव जो भी बननी होगी, यहाँ पे दिखाऊँ हल्का सा मैं कलर चेंज करके, ठीक है। ऐसे P वेव बन गई, ठीक है, आपकी QRS वेव बन गई। तो वो एक्चुअली में क्या है, कितने टाइम में क्या बन रहा है। क्योंकि अगर आगे चल के आप थोड़ा बोलोगे कि ECG में ना यार ये जो QT है, QT अभी छोड़ो, सिम सुन लो, QT है, ये लंबे समय के लिए बन रहा है। तो आप कैसे पहचानोगे लंबे समय के लिए बन रहा है? क्यों कैसे पहचानोगे? कि आपका वो जो आपकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो खिंची हुई मिल रही है आपको। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंपल सी बात है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो आपके टाइम को दिखाती है। और टाइम भी कैसा कि 1 mm को चलने में कितना टाइम लगेगा? 0.04 सेकेंड, 0.04 सेकेंड। समझ में आ रहा है क्या? तो आप समझ में आ जाएगा। वर्टिकल एक्सिस क्या दिखाती है? वोल्टेज, ठीक है। आपका जो 1 mm है वो कितना है? 0.1 मिली वोल्ट, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड। तो अगर एक नॉर्मल है यहाँ तक और एक बार बन गई यहाँ तक मान लिया, तो हम बोल सकते हैं ना कि हाँ यार ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो टाइम दिखा रही है, और जो वर्टिकल एक्सिस है वो आपका कहीं ना कहीं वोल्टेज एम्पलीट्यूड दिखा रही है, ठीक है। और जो आपका ये जो निकलता है पेपर मशीन से, जो निकलता है पेपर ECG वाला, उसका क्या है? 25 mm पर सेकंड से निकल रहा है। मतलब कि आप समझ सकते हो कितने पेपर कितने लार्ज स्क्वायर्स। आप बोलोगे 1 2 3 4 5 लार्ज स्क्वायर जितना 1 सेकंड में निकल रहा है, स्पीड है जस्ट ये, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है, हमें आना चाहिए, बट मोटा मोटा एक आइडिया होना चाहिए यार कि आपका सिंपल सा हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या दिखा रही है? टाइम दिखा रही है, और जो आपकी वर्टिकल एक्सिस है वो आपका एम्पलीट्यूड दिखा रही है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यूज भी याद होनी चाहिए हमको कि 1 mm 0.04 सेकेंड, है ना, और 1 mm वर्टिकल एक्सिस यानी कि 0.1 मिली वोल्ट।
तो ये थोड़ा सा डाटा याद होना ही चाहिए आपको, ठीक है, कर लेंगे हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आ जाओ। अब यार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी वेव, क्यू आर एस वेव, है ना, टी वेव देख रहे हो आप लोग, यू वेव लिखी हुई है, क्या क्या लिखा हुआ है ये सब कुछ। तो इसको समझाने के लिए से पहले मैं आपको पहले समझाता हूँ, ठीक है, मतलब ये लिखा क्या है ये बताने से पहले कुछ समझाते हैं हम आपको, ठीक है। चलिए, तो इसी चीज़ जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं नापूंगा, जो मैं यूज़ करूँगा लीड कौन सी इस्तेमाल करूँगा, लीड नंबर 2 या इस्तेमाल करूँगा। पहले हम लीड नंबर 2 को फिर से देखते हैं एक बार, है क्या लीड नंबर 2, ठीक है। चलो आ जाओ। अगर आपको मैंने डायग्राम यहाँ पर ही बनाया तो देखो, ये आपका हार्ट था, ये आपका दोबारा बनाता हूँ, देखो ये आपका हार्ट था, ठीक है। लीड नंबर 1 मैंने वो लीड बोली थी जो मैंने 0 डिग्री, मतलब कि मान लो ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, 0 डिग्री से रेफरेंस मान लिया। लीड नंबर 2 जो रेफरेंस से 60 डिग्री पे लगा हुआ है ना। और लीड नंबर 3 जो रेफरेंस से 120 डिग्री पे लगा हुआ था, है ना, 120 डिग्री पे लगा हुआ था रेफरेंस से। तो हमें समझ में आ रहा है लीड नंबर 2 क्या है, जो रेफरेंस से 60 डिग्री पे लगा हुआ है। बट एक्चुअली ऐसा पॉसिबल है कि आप हार्ट में जाके डाइसेक्ट करके ये लीड लगा पाओगे क्या, नहीं। तो मैंने इन लीड्स का अल्टरनेट बॉडी में ढूंढ लिया था। कहाँ कहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा था, हाँ ये देखो, लीड नंबर 1 को मैंने जो ये वाला है, देखो ये है, इसको उठाया और राइट आर्म और लेफ्ट आर्म में लगा दिया, जो कि बिल्कुल उसकी ऐसा ही हो गया। लीड नंबर 2 को यहाँ लगा दिया, ये लगा दिया, है ना, लेफ्ट फुट से राइट आर्म के बीच में लीड नंबर 2 दिखा रहा है। लीड नंबर 2 क्या दिखा रहा है, लीड नंबर 2 एक ऐसा कैमरा है जो आपका ये वाला एक्सिस पे काम कर रहा है। किस वाले एक्सिस पे, 60 डिग्री वाली एक्सिस पे, 60 डिग्री वाली एक्सिस पे। अगर आप सिंपल देखो, यहाँ पे देखो, आओ, ये वाला कैमरा है जो एक हार्ट पे हाइपोथेटिकली यहाँ पे लगा हुआ है, देखो हार्ट से ऐसे पास हो रहा है, ये 60 डिग्री पे, हार्ट से 60 डिग्री पे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लीड नंबर 2 का मतलब क्या है, ठीक है। चलो आप थोड़ा समझते हैं यार, ये पी वेव, क्यू वेव, आर वेव कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। चलो समझे क्या, चलो आ जाओ। अब मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग विद ऐसे नोड, यहाँ पे एक इम्पल्स बनी, ऐसे नोड से एक इम्पल्स बनी। तो अभी के लिए स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में जब कुछ इम्पल्स नहीं बनी थी, तो सब कैसे होंगे बताओ, सब पॉजिटिव होंगे, सब पूरा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि नॉर्मली सेल कैसा होता है, अंदर से पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये पॉजिटिव है सब, ठीक है। लेकिन फॉर अ सेक ऑफ कंफर्ट तो मैं आपको ये सारे पॉजिटिव नहीं दिखाता, बिकॉज चीज़ें मुश्किल दिखेंगी, मुश्किल, ठीक है। तो एक सेकेंड, ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ बस, एक सेकेंड, है ना। तो मैंने कुछ ही पॉजिटिव दिखा रहा हूँ, अदरवाइज पूरे एट्रियम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला, मेरी बात समझो, ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट हुई, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ, डीपोलराइजेशन, यानी यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। चलो बनाओ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव हो गया, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में ऊपर साइड नेगेटिव हुआ है, अभी नीचे तक इम्पल्स आई नहीं है, यहाँ तक इम्पल्स आई नहीं है। तो अभी अगर मैं इसको नापूं लीड नंबर 2 पे, चलो रखो इसको, ये रखो यहाँ पे, रेफरेंस रखो यहाँ पे, और ये उठा के रखो यहाँ पे। तो आप मुझे बताओ, आप मुझे सोच के बताओ, ये जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है ये नेगेटिव से कनेक्ट है, और जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है ये पॉजिटिव से कनेक्ट है ना। अरे यार देखो, कुछ रफ करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बहुत आसान सा है, ठीक है। शायद आ भी रहा होगा, मैं बिना मतलब ये सोच रहा हूँ कि नहीं आ रहा, ओके ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इस टाइम पे ये वाला जो टर्मिनल है वो नेगेटिव से कनेक्ट है कहीं ना कहीं, और जो पॉजिटिव वाला है वो पॉजिटिव वाले से कनेक्ट है। तो ऐसे में क्या आती है बताओ, कौन सी डिफ्लेक्शन आती है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आती है। तो आपका यहाँ पे हल्का सा चीज़ें ऊपर गई, एट्रियम में चीज़ें ऊपर गई, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो इम्पल्स थी, ये जो डीपोलराइजेशन था, ये पूरे एट्रियम में फैल गया, मतलब ये जो पॉजिटिव बचा हुआ था ये भी नेगेटिव हो गया। अब मुझे बताओ, पूरा नेगेटिव है, तो ये वाला टर्मिनल भी नेगेटिव से कनेक्ट है, और ये वाला टर्मिनल भी, जो ये वाला टर्मिनल है वो भी नेगेटिव से कनेक्ट है। तो कोई वेव आएगी, कोई डिफ्लेक्शन होगी नहीं, तो ये पी वेव वापिस से 0 हो गई, वापिस से ही आ गई, वापिस से ही आ गई। रीज़न समझो यार, रीज़न समझो, यहाँ पे क्या था, यहाँ नीचे वापिस 0 क्यों आई है, बिकॉज कंप्लीट क्या हो गया, एट्रियल क्या डीपोलराइजेशन हो गया, एट्रियल डीपोलराइजेशन हो गया,
सारे नेगेटिव हो गए तो कोई वेव ही नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये था पी वेव का। तो पी वेव क्यों आती है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे एक वर्ड में, जो आपको आना चाहिए, समझाना मेरा काम है इसलिए मैं समझा रहा हूँ, अदरवाइज आपको पूछे कोई नहीं ऐसे, सिंपल आपको क्या पता होना चाहिए, एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से आती है पी वेव, ठीक है। अब क्या हुआ, ये आपका था एट्रियम, जो ऊपर वाला हिस्सा था गाइज ये एट्रियम था, और नीचे वाला हिस्सा क्या है गाइज, आपका वेंट्रिकल है। लेकिन इनके बीच में जाने में एवी नोड पड़ती है, वहाँ पे डिले होता है, वहाँ पे जाने से एवी नोड डिले होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे एक स्ट्रेट लाइन आती है ये, है ना, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है इस लाइन पे, क्यों, क्योंकि एवी नोडल डिले आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे, डिले आ रहा है, एवी नोड की वजह से एवी नोडल डिले हो रहा है, ठीक है। चलो रफ कर दूँ मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझो, ये वेंट्रिकल है, ये भी वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है। अभी रफ कर रहा हूँ इसको, है ना, ये वेंट्रिकल है। अब मैंने क्या बोला गाइस आपसे, पहले यहाँ पे सेप्टम होता है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम सुना है, सेप्टम होता है, तो पहले वो डिपोलराइज होगा, कहाँ से कहाँ, देखो ऐसे, पहले होगा ये वाला नेगेटिव होगा, पहले ये वाला नेगेटिव हुआ, है ना, डिपोलराइज हुआ नेगेटिव। अगर आप इस टाइम पर नोटिस करो, इस टाइम पर नोटिस करो, ये नेगेटिव हुआ पहले, ये अभी नहीं हुआ, है ना, अभी इंपल्स चल रही है, अभी यहाँ तक पहुंची, नेगेटिव हुआ, तो ये वाला जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव वाले टर्मिनल से अटैच है, और जो ये वाला पॉजिटिव है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव वाले टर्मिनल से अटैच है, इस वाले यहाँ से अटैच है। तो इस बार डिफ्लेक्शन जो आएगी बहुत ही, मतलब क्या बोलेंगे, नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगी, और बहुत छोटे समय के लिए आएगी, कभी कभी होगी भी नहीं, क्योंकि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में इतनी देर तक नहीं रहने वाली वहाँ पे चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्यों आ रही है, आप मेरे को समझो, ये क्यू वेव समझा रहा हूँ मैं, क्यू वेव से क्या समझा रहा हूँ बताओ, इन क्यू वेव क्यों आती है, अगर आप एक शब्द में लिखो, बाकी समझाऊंगा दोबारा से मैं, इंट्रल सेप्टल डीपोलराइजेशन, स्पेलिंग में जाना भी, ठीक है, हाँ। तो मैंने ये समझ में आ गया। अब दोबारा समझो एक बार, देखो यहाँ पे क्या है, एवी नोड है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले अंदर की तरफ, इस तरफ डीपोलराइजेशन हुए, अभी इधर पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैं लीड 2 के हिसाब से देखूं तो नेगेटिव वाला कहीं ना कहीं अटैच है पॉजिटिव वाले टर्मिनल से, और जो पॉजिटिव वाला है वो कहीं ना कहीं अटैच है नेगेटिव टर्मिनल, देख लो नेगेटिव टर्मिनल है ये, ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा है नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगी, तो दिस इज कॉल्ड एज क्यू वेव, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वापस, ये भी नेगेटिव हो गया अब, है ना, ये भी नेगेटिव हो गया, भाई ऐसे तो होता है डिपोलराइजेशन, अरे समझ में आ रहा है, पहले हाँ ऐसे ही होता, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव हो गया, अब ये नेगेटिव यहाँ तक पहुँचा, अब ये नेगेटिव ये वाला हो गया, अब नेगेटिव ये वाला हो गया। अगर आप देखोगे तो बताओ क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आप देखो क्या हो रहा है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से अटैच है और नेगेटिव वाला नेगेटिव से अटैच है, बहुत बढ़िया बात है। क्या आएगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, देखो आर आ गया, है ना, समझ में आ रहा है मैं क्यों क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, ये भी नेगेटिव हो गया, तो ये आर वे वापस नीचे आ गई, अब बेस के साइड पे क्या होगा, पहले ये नेगेटिव हुआ, क्या बोल रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आया तो बहुत बढ़िया, वरना कुछ लाइनें लिखी हैं वो याद कर लेना, खत्म कहानी, ठीक है। चलो ये नेगेटिव है, डाउट पूछ लेना, ठीक है। ये नेगेटिव हुआ पहले, अब नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव, तो अब बताओ क्या है, नेगेटिव वाला अटैच है पॉजिटिव से, और पॉजिटिव वाला अटैच है कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड से, तो वापस से क्या आएगी, नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगी, तो ये हो गया एस वेव, ठीक है। और ये पूरा अगर मैं बोलूँ ये कॉम्प्लेक्स है, क्यू आर एस एक कॉम्प्लेक्स है, ये हो क्यों रहा है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, इतना आसान है, ठीक है। अब इसी टाइम पे जो आपका एट्रियल था, जो पूरा नेगेटिव हो चुका था, वो वापस से क्या होगा, पहले ये पॉजिटिव होगा, डीपोलराइजेशन होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, और पॉजिटिव से नेगेटिव इधर, तो एक नेगेटिव वेव फिर से आएगी ये इस टाइम पे, लेकिन ये इतना कम होता है, देखो ये दोनों इवेंट साथ में हो रहे हैं, है ना। और जो एट्रियल टी वेव है, जो क्या बोल रहे हैं, एट्रियल टी वेव जो बन रही है, ये वाली जो वेव बन रही है, ये कहीं ना कहीं छुप जाएगी, किसके अंदर, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से, बिकॉज दोनों सेम टाइम पे होते हैं। ये एक बड़ा इवेंट है, लंबे समय के लिए हो रहा है, मतलब एक काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं,
और यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो ये छुप जाएगा ईसीजी के अंदर, ठीक है, बट दोनों सेम टाइम पे हो रहे हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब क्या हुआ, अब ये नेगेटिव वाला यहाँ तक ही पहुँच गया, देखो नेगेटिव वाला यहाँ भी पहुँच गया। तो अब देख रहे हो आप लोग पूरा का पूरा वेंट्रिकल क्या हो गया, डीपोलराइज। तो वापस से अब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि पूरा नेगेटिव हो चुका है। तो ये लाइन आ गई है ना, कंप्लीट रिपोलराइजेशन। अब सॉरी कंप्लीट डीपोलराइजेशन, है ना। अब क्या होगा, अब मेरी बात समझना, अब क्या होगा, अब यहाँ पे वापस से क्या होगा, रिपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर का। तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है इस बार, है ना, रीजन होते हैं बहुत सारे अलग अलग, बट हमें समझना नहीं उस तरीके से। स्टार्टिंग यहाँ से हुई, तो पहले ये वाला जो है ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, तो पहले रिपोलराइजेशन में ये वाला पॉजिटिव हुआ, ये वाला पॉजिटिव हुआ, है ना। और ये देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, है ना। तो क्या हो रहा है मुझे बताना एक बार सोच के, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट है और नेगेटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट है। तो टी वेव आई ऊपर की तरफ, अरे हाँ टी वेव आई, हाँ ये रिपोलराइजेशन है लेकिन फिर भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है ना, रिपोलराइजेशन है, ठीक है। तो टी वेव ये हो गई। तो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं यार, यही है आपका। अगर मैं सिंपल सा बताऊं, यहाँ देखो जो पी वेव है वो किस लिए आई है बताओ, एट्रियल रिपोलराइजेशन की वजह से। टाइम देख लेना, एम्पलीट्यूड देख लेना, ठीक है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है पूरा एज अ होल, वो आया है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। लेकिन अगर अलग अलग बताऊं तो क्यू वाला आया है सेप्टल, देखा था हम लोगों ने, ये इसकी वजह से। फिर क्या हुआ, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन मतलब इसकी वजह से। और फिर क्या आया था, बेस, इसकी वजह से। ये सारी चीज़ें हैं यार, समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। चलो आप इस आओ, अब आ जाओ टी वेव, है ना। अब आ जाओ टी वेव। टी वेव क्या हुआ था, रिपोलराइजेशन। अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ, एग्जाम बिल्कुल सर पे ही खड़े हैं, तो इतना याद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, काम चल जाएगा। मैंने भी किया था अपने टाइम पे ऐसे ही, पढ़ा रहा हूँ इसलिए पढ़ रहा हूँ, वरना थोड़ा इतना पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। चलो आ जाओ। अब यू वेव क्या है यार, यू वेव आपका ये भी रिपोलराइजेशन है लेकिन लेट होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ पेपलरी मसल, है ना। वेंट्रिकुलर में पेपलरी मसल्स होती हैं उनकी वजह से। रेयर होगा ये, हर किसी में नहीं मिलेगा यू वेव, लेकिन जिसमें हाइपोकैलीमिया होगा, है ना, उसमें मिलेगा, मतलब पोटेशियम इससे कम होगा ब्लड में, उसमें मिलेगा ये यू वेव प्रोमिनेंट अच्छी खासी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें नहीं मैंने बता दी आप लोगों को, एक बार आराम से ये यार ये वाला पेज आना चाहिए समझ में। एट द एंड ऑफ द डे जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ 15 मिनट से, ये वाला पेज समझ में आना चाहिए। अगर ये आ गया ठीक है, वरना आपको याद कर लो, मतलब ये आना ही चाहिए, ये समझ के करो चाहे याद करके करो, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझ के करोगे तो अच्छा लगेगा मुझे, है ना, मेहनत मेरे थोड़ी बहुत काम आएगी। ओके चलो, अब यहाँ पे आते हैं कुछ सेगमेंट्स और आते हैं एक इंटरवल्स, है ना। सेगमेंट्स और इंटरवल्स, चलो बात करते हैं। सेगमेंट्स क्या होते हैं आपके, सिंपल सा समझो, जो पी आर सेगमेंट और एस टी सेगमेंट, ठीक है, इनकी बात करते हैं। तो देखो ये वो लोग हैं जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन जहाँ जहाँ बनी थी, जहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन जहाँ जहाँ बनी थी। मतलब कि अगर आप पूरा पी क्यू आर एस देखो, ये दिख रहा है आपको, वापस से बनाते हैं यहीं पे, पी क्यू बनेगा, आर बनेगा, एस बनेगा एंड देन टी बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ मान लिया। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया, ये टी हो गया, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कौन कौन सी हैं जहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये आपके होते हैं सेगमेंट्स। तो सेगमेंट्स आर नथिंग, दे आर आइसो इलेक्ट्रिक लाइन्स हो गई, यहाँ पे ईसीजी में आइसो इलेक्ट्रिक लाइन्स हो गई। तो पहला आता है पी आर सेगमेंट, ये क्या बोलता है आपसे, एंड ऑफ पी वेव और ऑनसेट ऑफ क्यू आर एस। कहाँ से कहाँ तक, पी एफ खत्म होने से पहले पहले, मतलब खत्म होने के बाद, और क्यू आर एस से पहले, मतलब ये वाला हिस्सा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, अरे हम इसको पी क्यू सेगमेंट क्यों नहीं बोलते, बिकॉज गाइज क्यू वाला जो है ना, कभी कभी किसी किसी पेशेंट में होता भी नहीं आता, किसी किसी उसमें आता भी नहीं है, बहुत थोड़े समय के लिए होता है वो। तो हमने फॉर अ सेफर साइड हमने आर बोल दिया, बिकॉज क्यू वाला कभी कभी होता भी नहीं है, ठीक है, समझ में हमको आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, एंड ऑफ पी वेव और क्यू आर एस। तो यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी हुई थी बताओ, ए वी नोड का डिले हुआ था, डिले हुआ था, है ना, डिले हुआ था, ठीक है, समझ में हमको आ रहा है क्या। ओके आगे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या है, एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट क्या हुआ, एंड ऑफ क्यू आर एस यहाँ से लेके और ऑनसेट ऑफ टी, ये वाला जो है, ये वाला जो है, तो वही लिखा हुआ है, सिंपल सा। तो सेगमेंट आर नथिंग, दे आर द आइसो इलेक्ट्रिक लाइन्स। अब इंटरवल क्या होते हैं, वेव्स प्लस सेगमेंट, वेव प्लस सेगमेंट। मतलब अगर मैं एक सिंपल सा बताऊं,
मैं पहले बोलता हूँ आपसे पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल मतलब आप पी वेव को काउंट कर लो और जो उसके अगला वाला सेगमेंट है उसको भी काउंट कर लो। मतलब पी आर इंटरवल आर नथिंग, वेव कौन सी, पी वेव, और सेगमेंट कौन सा, पी आर सेगमेंट, दोनों को कंबाइन कर लो और आपका इंटरवल बन जाएगा। मतलब कि ऑनसेट ऑफ पी वेव टू ऑनसेट ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ तक ये पूरा हिस्सा समझ में आ रहा है क्या। ये आपका ए वी नोडल डिले को भी, क्योंकि यहाँ पे ए वी नोड का बीच में भी आ रहा है तो उसको भी चेक कर सकते हैं यहाँ से, और ए वी कंडक्शन टाइम। अगर मैंने बोला आपसे किसी की हार्ट बीट पी आर प्रोलॉन्ग्ड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पी आर इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक जाने का समय प्रोलॉन्ग्ड है, लंबा समय है, तो उसकी हार्ट बीट क्या होगी, कम होगी। आप खुद सोचो ना, पी आर क्या होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा है यहाँ पे, और उसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब एट्रियल डीपोलराइजेशन बहुत लंबे समय के लिए हो रहा है, इसलिए पी आर बढ़ गया, तो हार्ट रेट कम हो जाएगा ना यार, क्योंकि आगे वेव जा ही नहीं पा रही, हार्ट रेट आगे जा ही नहीं पा रही, ठीक है। लेकिन पी आर छोटा हो गया, यानी कि एट्रियल डीपोलराइजेशन बहुत जल्दी हो रहा है, तो जल्दी हो रहा है तो इम्पल्स जल्दी आगे जाएगी, तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। शांत दिमाग से सोचना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज कोई भी दिक्कत हो ना यार, अभी क्या है, इस मोमेंट ऑफ टाइम पे मैं वीडियोस लगातार डाल रहा हूँ और कोई देखने वाला नहीं है, तो मुझे रिव्यूज़ नहीं आ पाते हैं उस तरीके से, एकदम नहीं आ पाते, ठीक है। फिजियोलॉजी तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चे, थोड़े बहुत पहले पढ़ते थे तो रिव्यूज़ आ चुके हैं, लेकिन अभी जो है फिजियोलॉजी कोई भी नहीं पढ़ रहा है। तो प्लीज़ जब भी पढ़ना तो ये सोच लेना यार, भले वीडियो तो 1 साल 1.5 साल पुरानी हो चुकी होगी, 2 साल पुरानी हो चुकी, मुझे नहीं पता, लेकिन पूछ लेना यार एक बार डाउट, ऐसा मत सोचना कि यार चलो छोड़ो, ठीक है। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है, बिकॉज मैं समझा दूंगा आपको। चलो आ जाओ, अब आते हैं यहाँ पे क्यू टी इंटरवल। तो ये क्या है, क्यू आर एस से लेके टी वेव खत्म होने तक, ऑनसेट ऑफ क्यू आर एस टू द एंड ऑफ द टी वेव, ठीक है। ये क्या था बताओ, पी वेव प्लस पी आर सेगमेंट, और ये क्या है, क्यू आर एस से लेके दोनों वेव और एक बीच में सेगमेंट, दोनों वेव और बीच में सेगमेंट, सबको ले लिया। ये पूरी की पूरी वेंट्रिकुलर एक्टिविटी को दिखा रहा है, यानी कि आपका डीपोलराइजेशन, आपका रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन और समहाउ क्यू आर एस दिखा रहा है, और रीपोलराइजेशन आपका टी वेव दिखा रही है, ठीक है। चलो, एक होता है आर आर इंटरवल। अगर आप सिंपल देखो, ये पी वेव, ये क्यू, ये आर है ना, ये टी हो गया, ठीक है। अगला आ जाओ पी वेव क्यू आर, है ना, ऐसा, ठीक है। तो ये भी आर है, ये भी आर है ना, इसे बोलेंगे आर आर इंटरवल, जो इसके भी टाइम लग रहा है, ये आर आर इंटरवल, 2 सक्सेसिव आर वेव के बीच में, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हम हार्ट रेट पता लगा सकते हैं। कैसे, इसके बीच में जितने भी स्मॉल स्क्वायर्स आ रहे हैं, छोटे वाले मतलब 1 mm वाले, है ना, 1 mm वाले, नंबर ऑफ, मतलब 1500 से डिवाइड कर देंगे किसको, नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स, ठीक है। चलो सपोज करो 150, और बीच में स्क्वायर्स आ रहे हैं, मान लो कितने आ रहे हैं आपके, आ रहे हैं कितने मान लें, 150 मान लें, नहीं 10 हो जाएगा फिर तो, मान लो स्मॉल स्क्वायर आ रहे हैं 15, है ना, 15 आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हार्ट रेट कितना हो गया, 100 आ गया, ठीक है, 100 आ गया, तो उस हिसाब से निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ स्क्वायर जो बीच में आ रहे हैं, स्मॉल स्क्वायर्स, ठीक है। स्मॉल स्क्वायर्स नहीं गिनने, बहुत छोटे लग रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो लार्ज स्क्वायर गिन लो, लेकिन ऊपर 300 कर देना। ये सिंपल सी मैथ है, क्योंकि यहाँ पे 5 होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स क्या है, एक लार्ज स्क्वायर किससे बना है, 5 स्मॉल स्क्वायर से मिलकर बना है, तो इसलिए वो ऊपर डिवाइड हो गए 5, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, याद करना है सिंपल हमको, हार्ट रेट इक्वल्स टू 1500 डिवाइड बाय जितने भी आपके नीचे स्मॉल स्क्वायर्स आ रहे हैं इनके बीच में, 2 सक्सेसिव आर वेव के बीच में, या फिर 300 डिवाइड बाय जितने इसमें लार्ज स्क्वायर्स आ रहे हैं बीच में, ठीक है। बात एक ही दोनों। अब एक जे पॉइंट आता है, ये थोड़ा समझ लो लास्ट पॉइंट, ठीक है। जे पॉइंट क्या है, ये वाला देखो, पी क्यू आर एस, ये वाला है ना, आगे टी बनेगी, ठीक है, आगे टी बना, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, ये जे पॉइंट है, कहाँ वाला, पी क्यू आर एस, है ना, ये वाला, ये खत्म जब हो रहा है आपका डीपोलराइजेशन, ये वाला पॉइंट, और जो यहाँ पे क्या है, डीपोलराइजेशन खत्म हो रहा है और री वाला स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट को देखो, फिर से बता रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम जे पॉइंट, ठीक है। ये आपका एलिवेट हो जाता है या फिर डिप्रेस हो जाता है कब, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन
या फिर एंजाइना पेक्टोरलिस, ठीक है, इन सब कंडीशन में। आपको ज़्यादा कुछ क्लिनिकल वे में नहीं जाना, अभी सिंपल फिजियोलॉजी समझो, ठीक है, आगे चल के समय आएगा तो वो भी सीख जाओगे। 3 टर्म आती हैं, ये भी देख लो एक बार, है ना। जो मशीन है जिससे आप सारी चीज़ें कर रहे हो उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, ठीक है, मशीन होती है ये, ठीक है। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हो पूरा तरीके से, ग्राफिकल रिकॉर्ड बना रहे हो ईसीजी पेपर के ऊपर, वो क्या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। और जो मेथड, जो प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हो उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग टर्म होती है, एक बार अपने समझ के देख लेना एक बार, ठीक है इसको। चलो अब लास्ट है ये, थोड़ा सा देख लो, क्या कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया तो उस वजह से ईसीजी में क्या चेंज आते हैं। ईसीजी क्योंकि ऐसे तो नहीं हम बस देख रहे हैं हार्ट में, कुछ ना कुछ हमें इंटरप्रेट भी करना है। तो अभी हम कुछ ज़्यादा नहीं जाएंगे इस चीज़ के ऊपर कि ये बीमारी हो, क्योंकि बीमारी का नाम ही नहीं पता अभी आपको, ठीक है। तो अभी हम सिंपल कुछ आपके पोटेशियम और कैल्शियम ब्लड में बढ़ गए या कम हो गए तो ईसीजी पे क्या फ़र्क दिखता है हमको, ठीक है। जैसे कि अगर आपको यू वेव जो दिखती नहीं है जनरली और प्रोमिनेंट दिख रही है, अच्छी खासी दिख रही है, इसका मतलब पोटेशियम कम है ब्लड में, है ना, पोटेशियम कम है। और टी वेव बढ़ गई एकदम से, है ना, तो पोटेशियम ज़्यादा है। क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो गया, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन क्या होता है, पी, ये देखो ना, पी वेव, क्यू, है ना, क्यू आर एस, आपने देखा यहाँ से क्यू से लेकर टी तक का टाइम देखो कितना बढ़ गया। जनरली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, ऐसे बनता था, अब मैंने इसको बढ़ा दिया, है ना, क्यूटी प्रोलॉन्ग हो गया, तो हाइपोकैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम कम है, ठीक है। और एसटी सेगमेंट क्या हो गया, छोटा हो गया, एसटी सेगमेंट क्या हो गया, ये वाला हिस्सा ये छोटा हो गया, तो हाइपर कैल्सीमिया मतलब ज़्यादा हो गया कैल्शियम, ठीक है। ज़्यादा कुछ आना नहीं इसके बारे में, बस इसको देख लेना एक बार, बाकी आप लोग आगे चल के सीखोगे चीज़ें। मेन है हमारा ईसीजी में हमें पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, टी वेव और कुछ हद तक यू वेव के बारे में बताओ कि कैसे बन रही है, उनकी फिजियोलॉजी पता हो, ठीक है। पैथोलॉजी अगर देख लेंगे आगे चल के ना कभी। चलो तो ईसीजी पेपर खत्म हो गया हम लोग। ईसीजी पेपर क्या है, ईसीजी मतलब जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। इसके नोट्स थोड़े उधर उधर बने हुए हैं बिकॉज मेरा जो मेन कंसर्न है मेरा है पढ़ाने वाला काम। बाकी मैं फिर बोलूँगा बुक जरूर पढ़ोगे आप लोग, बुक को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बुक में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ मेरा सिंपल सा काम है कि थोड़ा बहुत आपको बुक को पढ़ने में आसान और आपके एग्जाम में थोड़ी सी हेल्प हो जाए कि आप समझो चीज़ों को। फिजियोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। चलो अब हो गया, ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू बाय, थैंक यू बाय।